मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज का टॉपिक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर दो बातें बहुत स्पेशल है आपको बताना। नंबर वन, इंसान के जिस्म में बहुत सारे सिस्टम हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है और एक्सक्रीटरी सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है। ये मेल और फीमेल में तकरीबन एक जैसे होते हैं। जो सिस्टम आप पढ़ा, डाइजेस्टिव सिस्टम है, थोड़ी बहुत डिफरेंस होगी बट तकरीबन ऑलमोस्ट सिमिलर है। लेकिन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये मेल और फीमेल में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। एक ये बात है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। बाकी सिस्टम सेम है लेकिन ये डिफरेंट है। सेकेंड ये है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन मेल फ्रॉम द बिगिनिंग नहीं होता जैसे बाकी सिस्टम होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम शुरुआत से, बच्चा आते ही शुरू होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम पहले से होता है। बहुत सारे सिस्टम पहले से होते हैं लेकिन ये सिस्टम पहले से नहीं है। ये मैच्योरिटी के बाद ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। सो ये दो बातें रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कि ये अपने आप को एक्टिवेट करते हैं आफ्टर प्यूबरिटी, राइट, बालिगपन के बाद। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल का आज पढ़ते हैं। सबसे पहले मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आपको तीन चीजें नजर आएंगी। नंबर वन, टेस्टिस, नंबर टू, डक्ट्स, नंबर थ्री, कॉपुलेटरी ऑर्गन, पेनिस। ये तीन ऑर्गन है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाएंगे। सबसे पहले अगर हम टेस्टिस पर आ जाएं, टेस्टिस दो होते हैं, बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एक थैले के अंदर पड़े होते हैं जिसका नाम है स्क्रूटम। ये जो एक थैला है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, स्क्रूटम। इस थैले के अंदर दो टेस्टिस पड़े हुए हैं। याद रखिएगा ये जो थैला है ये इंसान के जिस्म से बाहर लटका हुआ है, ये इंसान की बॉडी के अंदर नहीं है। ये स्क्रूटम, ये उसकी वजह क्या है? वो कहते हैं कि टेस्टिस के अंदर क्या बनते हैं? स्पर्म बनते हैं, स्पर्म। और स्पर्म को बनने के लिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। 37 से 2 डिग्री कम चाहिए। थोड़ा सा ठंडा टेम्परेचर चाहिए। 37 बहुत गर्म टेम्परेचर है, 37 पे ये स्पर्म नहीं बना सकते हैं। तो कुदरत ने इसको इस तरह बनाया हुआ है कि ये इंसान की बॉडी से थोड़ा सा उसको बाहर निकाला हुआ है ताकि इसका टेम्परेचर 37 के बजाय 35 हो और इसके अंदर स्पर्म बन जाए। सो दैट्स व्हाट इज आउटसाइड द बॉडी। ये जो दो टेस्टिस है, इन दो टेस्टिस से फिर एक पाइप निकल जाएगा। उस पाइप का नाम है वास डिफरेंस। उस पाइप का नाम है वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस फिर मूव करता हुआ उसके अंदर एक थैला ओपन हो जाता है जिसका नाम है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल के बाद एक पाइप स्टार्ट होगा इन्हीं दोनों से, इजैकुलेटरी डक्ट। फिर एक और चेक पोस्ट है प्रोस्टेट। उसके बाद एक और चेक पोस्ट है कॉपर्स ग्लैंड एंड देन द फाइनल पाइप यूरिथ्रा। ये वो फाइनल पाइप है जहां से पेशाब निकलता है। और याद रखें इसको यूरोजेनिटल भी कहा जाता है। इस पाइप का नाम है यूरोजेनिटल, क्योंकि इस पाइप से यूरिन भी मूव करता है और इस पाइप से स्पर्म भी निकलता है। मेल के अंदर यूरिन और स्पर्म के लिए एक ही रास्ता है। फीमेल में यूरिन अलग पाइप के थ्रू मूव करेगा, अंडा दूसरे पाइप के थ्रू। तो फीमेल के अंदर रास्ते अलग अलग है, मेल के अंदर एक ही रास्ता है जहां से पेशाब भी मूव करेगा और स्पर्म भी मूव करेगा। सो हम लोग बात पहले करते थे टेस्टिस की। तो टेस्टिस यहां पर पड़े हुए हैं स्क्रूटम के अंदर। इनमें से एक टेस्टिस को अगर मैंने बाहर निकाल कर आपको दिखाया, बड़ा करके दिखाया, तो एक टेस्टिस के अंदर बहुत सारे लोब्यूल्स हैं। लोब्यूल्स है, थोड़ा सा मैं बड़ा करके लिख लेता हूं। इसमें बहुत सारे लोब्यूल्स हैं, राइट। इस तरह के लोब्यूल्स होते हैं बहुत सारे। हर लोब्यूल के अंदर आपको छोटी छोटी नालियां नजर आएंगी
ठीक है, इधर भी आपको नालियां नजर आएंगी, इधर भी आपको नालियां नजर आएंगी, यहां पर भी नालियां हैं। इन नालियों को हम लोग क्या नाम देते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इन नालियों का नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये तमाम के तमाम नालियां जो है इनका ये यहां से बाहर निकल के एक सिंगल पाइप बनाएंगी। वो पाइप जो है वो इस टेस्टिस के बैक साइड पर आ जाएगा, एक सिंगल पाइप बनेगा। ठीक है, बहुत सारी नालियों से एक सिंगल पाइप बनेगा और ये टेस्टिस के बैक साइड पर आपको नजर आएगा। दिस इज कॉल्ड एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस जो है ये उस सिंगल नाली का नाम है जो कहां पर पड़ा हुआ है? टेस्टिस के बैक साइड पे पड़ा हुआ है और ये टेस्टिस के तकरीबन बाहर आया हुआ है। एपिडाइडाइमिस का काम क्या है? स्टोर करते हैं स्पर्म को। स्पर्म यहां पर स्टोर हो जाते हैं। स्पर्म बनते कहां पर है? रिपीट करता हूं, स्पर्म, ये जो नाली आपको नजर आ रही है, क्या नाम है इनका? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इन नालियों के अंदर स्पर्म बन जाते हैं। और अगर आप देखें ये जो नाली है, मैंने इसको इस तरह लिखा, ये सब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो है यहां पर अंदर स्पर्म बनेंगे। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के दरमियान में क्या है? सेल्स हैं, जिसको क्या बोलते हैं? एपिथेलियल सेल्स इनको बोलते हैं। ट्यूब्यूल के दरमियान में इन एपिथेलियल सेल्स से जो है एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है। कहां से निकलता है? एपिथेलियल सेल कहां पर है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल खुद टेस्टिस के अंदर है। तो टेस्टिस एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ये जो टेस्टोस्टेरोन है, ये हार्मोन स्पर्म बनाने का जो डेवलपमेंट है, जो प्रोसेस है, वो इनिशिएट करता है, ये टेस्टोस्टेरोन। इसके अलावा और भी इसके बहुत सारे काम है। मेल सेकेंडरी कैरेक्टर भी है और स्पर्म प्रोडक्शन भी इसके हाथों जो है स्टार्ट हो जाते हैं। ये वो है हार्मोन है, लेकिन ये बेचारा खुद दूसरों के अंडर काम करता है। ये जो टेस्टोस्टेरोन है, ये आपके ब्रेन से राब्ते में है, वहां से को मिलेगा तो ये काम करना शुरू करेगा। कहते हैं कि इजैकुलेशन का मतलब यह है कि सेक्सुअल डिजायर के दौरान ड्यूरिंग सेक्स लास्ट में जब एक किस्म का लिक्विड निकलता है मेल के बॉडी से, मेल के यूरिथ्रा के थ्रू, उसको बोलते हैं इजैकुलेशन। और यहां पर प्लेजर की एक इंतहा होती है। ठीक है, इंसान ह्यूमन फील अ लॉट ऑफ प्लेजर हियर ड्यूरिंग दिस। ठीक है, इसको कहते हैं इजैकुलेशन। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग द स्पर्म इज कॉल्ड एज इजैकुलेशन। ये हमेशा होता नहीं है, ये तभी होता है जब आप अपनी बॉडी को स्टिमुलेट करोगे। इजैकुलेशन के दौरान कहते हैं 2 से 5 ml जो पानी है वो निकल जाते हैं, 2 to 5 ml। और 1 ml यानी एक कतरे में तकरीबन 2 से लेकर 12 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। ओके, नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द टेस्टिस। टेस्टिस हो गया। टेस्टिस से जो पाइप निकलेगा उसका नाम क्या था? एपिडाइडाइमिस। और एपिडाइडाइमिस के बाद वो पाइप जो है उसका नाम क्या होगा? वैसे डिफरेंस। अब आप लोग ये पाइप यहां से देखिए, तो टेस्टिस का अंदर आपने पढ़ लिया, एपिडाइडाइमिस भी यहां मैंने शो नहीं किया हुआ है, लेकिन जो पाइप निकल गया इसका नाम क्या है? वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस का जो पाइप है ये आएगा यहां पर, एक चेक पोस्ट है उसका नाम है सेमिनल वेजिकल, ये उसके साथ शामिल हो जाएगा। सेमिनल वेजिकल के अंदर एक किस्म का फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड का नाम है सेमिनल फ्लूइड। ये फ्लूइड स्पर्म के साथ मिक्स हो जाएंगे। स्पर्म अकेले में कुछ नहीं कर सकते, स्पर्म को खुराक चाहिए, स्पर्म को प्रोटेक्शन चाहिए। मैं लिख लेता हूं, स्पर्म को क्या क्या चाहिए? स्पर्म नीड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स। स्पर्म को क्या चाहिए? प्रोटेक्शन चाहिए, कोई एंजाइम उसको काट न ले। स्पर्म को मूवमेंट चाहिए, मूवमेंट के लिए उसको लुब्रिकेशन चाहिए कि ये आगे जाके आराम से जाए। और स्पर्म को और क्या चाहिए? मूवमेंट चाहिए। इन 4 चीजों के बगैर स्पर्म कुछ नहीं कर सकता।
स्पर्म को खुराक देना होगा, प्रोटेक्शन देना होगा, इंजाइम से ऐसा ना हो कुछ इंजाइम इसको तोड़ दे। स्पर्म को लुब्रिकेशन चाहिए कि ये जिस रास्ते में जा रहे हैं वो रास्ता लुब्रिकेटेड हो, यहाँ वहाँ फंस ना जाए। मूवमेंट, स्पर्म को अपने बलबूते पर हरकत भी करना होगा। ये 4 क्वालिटीज स्पर्म को मिलेंगे इन चेक पोस्टों से, जो सामने जो चेक पोस्ट आ रहा है ये यहाँ से इनको प्रोवाइड करेंगे। तो पहला जो सेमिनल वेसिकल है वो प्रोवाइड करेंगे सेमिनल फ्लूइड, और सेमिनल फ्लूइड जो है दरअसल उसके अंदर क्या है, फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज स्पर्म का सबसे बेस्ट खुराक है। उसके अंदर कुछ अल्कलाइन मीडियम भी है एंड सम एंजाइम भी यहाँ पर मौजूद है इसके अंदर जो सेमिनल फ्लूइड है। तो ये जब स्पर्म सेमिनल फ्लूइड के साथ मिक्स हो जाएगा तो उससे क्या बनेगा, सीमेन, SEMEN, सीमेन। सीमेन जो है ये वो पानी है जो बाहर आता है, उस पानी में क्या है, स्पर्म के साथ साथ सेमिनल फ्लूइड भी है। अच्छा, नीचे आएंगे तो फिर एक नाली स्टार्ट हो जाएगी जिसका नाम है इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट मूव करके फिर कहां पर आ जाएगी, प्रोस्टेट। अच्छा, यहां पर मैंने बाकी स्ट्रक्चर को शो नहीं किया हुआ, इधर जो है मसाना है, यूरिनरी ब्लैडर भी यहां पर है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर भी यहां पर है, सो उसको मैंने लिखने की जरूरत नहीं है। यूरिनरी ब्लैडर से ज़ाहिर एक पाइप निकला हुआ है, वो जो है इधर इसके साथ क्या हुआ है, शामिल हुआ है। तो प्रोस्टेट जो है ये एक और ग्लैंड है। ये क्या करेगा प्रोस्टेट ग्लैंड, ये स्लाइटली एसिडिक है और ये अपना एक फ्लूइड शामिल कर देगा उसके अंदर। उस फ्लूइड के अंदर मोस्टली क्या होंगे, प्रोटेक्टिव एंजाइम होंगे जो उसकी हिफाजत करेंगे, और सब कुछ थोड़ा बहुत लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड करेगा, स्पर्म को लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्लैंड है वो है काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड क्या करते हैं, ये स्पर्म का रास्ता साफ करते हैं। जिस रास्ते से स्पर्म ने जाना है, स्पर्म से पहले ये रास्ता साफ करेगा। रास्ता तो ये है ना, स्पर्म यहाँ से निकलना है, और अक्सर यहाँ से क्या निकलता है, यूरिन निकलता है। यूरिन जिस रास्ते से निकलता है वो अक्सर वो रास्ता तेजाबी होता है। तेजाबी वाले रास्ते पे स्पर्म नहीं चल सकते हैं, स्पर्म मर जाएंगे। तो क्या है, काउपर्स ग्लैंड एक किस्म का पानी रिलीज करेगा स्पर्म के आने से पहले। वो जो पानी है वो बेसिक है, अल्कलाइन है। अल्कलाइन वाटर जो है वो इस रास्ते को की जो तेजाबियत है उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। आपने पढ़ा है एसिड और बेस जब मिलते हैं तो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं ना। सो यहाँ पर जो रास्ता है वो क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और फिर इस रास्ते से स्पर्म निकल जाएंगे। दिस इज कॉल्ड द यूरिथ्रा। ये जो यूरिथ्रा है, यूरिथ्रा के ऊपर गोश्त का एक टिश्यू है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ स्पॉन्जी टिश्यू। स्पॉन्जी टिश्यू है, राइट। इस स्पॉन्जी टिश्यू के अंदर खून के रगे हैं, राइट। यहां पर क्या है, खून की रगे हैं। और ये आमतौर पर हार्ड नहीं होता, लेकिन जब ब्लड आ जाते हैं, ब्लड इन टिश्यू को जब ये फिल करते हैं, खून जब यहां पर आ जाते हैं तो इट बिकम्स इरेक्ट, ये सख्त हो जाता है। इट कम्स इन स्टैंड डाउन पोजिशन। ये इसीलिए इसको ऐसा हार्ड होना पड़ता है ताकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर स्पर्म को ले जाने के लिए इसको हार्ड होना पड़ेगा। इफ इट इज नॉट हार्ड, इट विल नॉट कैरी द स्पर्म टू द डिजायर्ड प्लेस। अपने जगह तक ये स्पर्म को नहीं ले जाएगा। लिहाजा इसको हार्ड रखने के लिए, इरेक्ट रखने के लिए इधर क्या आना जरूरी है, ब्लड का आना जरूरी है। ब्लड विल कम, इट विल नॉट बिकम, इट इज नॉट अ बोन, इट इज नॉट अ बोन बट इट विल लुक्स लाइक अ बोन। ये हड्डी की तरह हो जाएगा, कोई हड्डी नहीं है, ठीक है। ये सख्तपन जो है वो सारा का सारा इसके अंदर ब्लड के आने से ये हार्ड हो जाएगा। अच्छा, और कुछ लोगों में जो है अक्सर जो है जिनका ये जो ऑर्गन है जिसे आप लोग पेनिस बोलते हैं, राइट। नाउ दिस इज कॉल्ड एज अ पेनिस।
पेनिस इरेक्ट नहीं होता, उसकी वजह ये होती है कि वो ब्लड सप्लाई अच्छी तरीके से यहाँ पर आता नहीं है, सो दैट इज वाई देयर इज नो इरेक्शन, नो ब्लड। फिर उसको मुख्तलिफ दवाई देते हैं जिससे ब्लड आ जाता है एंड देन बिकम्स इरेक्ट। ओके, सो दैट वाज द पेनिस। पेनिस का मेन फंक्शन क्या है? टू कैरी द स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका काम है। और डक्ट्स तो आपको मैंने बता दिया, डक्ट्स क्या है? नालियां होते हैं, ये जितने भी आपने वैसे डिफरेंस पढ़ा, सिमिलरस ट्यूब्यूल पढ़े, इजैकुलेट डक्ट होते हैं, सो ये सारे के सारे जो नालियों का निज़ाम है उसको क्या बोलते हैं? डक्ट्स है। और टेस्टिस मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर जो है स्पर्म बनते हैं। टेस्टिस के अंदर स्पर्म किस तरह बनते हैं वो आपके लिए हम अलग से यहाँ पर बताएंगे। स्पर्माटोजेनेसिस का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। तो स्पर्माटोजेनेसिस में ये वैसे आपको पहले से पता है, ये प्रोसेस कहां पे होता है? टेस्टिस के अंदर। कहां पर? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले जब स्पर्म बनेगा आपका हाइपोथैलेमस, कहां पर है हाइपोथैलेमस? ब्रेन के अंदर है। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होगा, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडो जो है, गोनेडो हमेशा ये जो है टेस्टिस या ओवरी की तरफ इशारा है। सो ये हार्मोन जो है ये यहां से निकल जाएगा। कहां से निकलेगा? हाइपोथैलेमस से निकल जाएगा। और किसको रिलीज करेगा? FSH और LH। कहां से रिलीज करेगा इन दोनों को? पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड भी तो ब्रेन के अंदर है। अच्छा, ये FSH फीमेल के अंदर भी है, LH फीमेल के अंदर भी है, सही है। तो उसका काम वहां पर हम अलग से पढ़ेंगे। और ये मेल के अंदर भी है। बात स्टूडेंट समझते हैं कि यार FSH सिर्फ फीमेल के लिए है बिकॉज के सामने क्या लिखा है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हमारे अंदर तो कोई फॉलिकल नहीं है ना, हमारे अंदर तो कोई फॉलिकल नहीं है। तो फिर ये इंसान की बॉडी में भी, मेल के बॉडी में भी है। ये जो FSH है ये आकर हमारे बॉडी के अंदर जो टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर एक और सेल है जिसका नाम है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल, ये सर्टोली सेल जो है ये क्या करते हैं? फूड प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। किस चीज़ को? स्पर्म को। और स्पर्म को बालिग करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। स्पर्म को बालिग करने में सर्टोली सेल्स, ये स्पर्म को खुराक भी प्रोवाइड करता है। तो सर्टोली सेल को खुद कौन जगा देगा? FSH जो है वो इसको जगा देगा। और LH जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये कहां पर आएगा? ये टेस्टोस्टेरोन को स्टिमुलेट कर। टेस्टोस्टेरोन कहां पे पड़ा हुआ है? टेस्टिस के अंदर है। टेस्टिस के अंदर फिर कहां पर है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के दरमियान में कौन सा सेल है? एपिथेलियल सेल है। उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन को निकाल देगा। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये स्पर्म का जो शुरुआत है वो इनिशिएट करेगा टेस्टोस्टेरोन। स्पर्म प्रोडक्शन इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये आ जाएगा। अब आपको मैंने 1 बाय 1 स्टेप्स बताने हैं। आपके टेस्टिस में पहले से सेल पड़ा हुआ है जिसको आप क्या नाम दोगे? स्पर्माटोगोनियम। राइट, क्या नाम है? स्पर्माटोगोनियम। ये जो स्पर्माटोगोनियम है ये डिप्लॉयड होता है। सबसे पहले क्या लिखा? डिप्लॉयड होता है, 2N होते हैं। इनका साइज भी काफी बड़ा हुआ होता है। अच्छा, इससे पहले और भी स्टेजेस थे जो मैंने शो नहीं किए हुए हैं। स्पर्माटोगोनियम और भी कुछ सेल्स के स्टेजेस है जिसकी जरूरत नहीं है। डायरेक्ट मैंने कहा से शुरू किया स्पर्माटोगोनियम। स्पर्माटोगोनियम क्या करेगा? माइटोसिस करेगा। राइट, माइटोसिस का मतलब क्या है? सेल जैसे अपने आप को 2 में डिवाइड करेगा। माइटोसिस से उसका साइज बड़ा हो जाएगा और वो उसका नाम क्या हो जाएगा? प्राइमरी स्पर्माटोसाइट। ये याद रखना होगा कि पहले स्पर्माटोगोनियम है, फिर क्या है? प्राइमरी स्पर्माटोसाइट। कैसे? जब स्पर्माटोगोनियम माइटोसिस करेगा तो उसके बाद जो सेल है इसका नाम क्या है? प्राइमरी स्पर्माटोसाइट। अभी भी ये क्या है? डिप्लॉयड है। क्यों डिप्लॉयड है? क्योंकि माइटोसिस के बाद अक्सर नहीं, हमेशा सेल क्या होते हैं?
डिप्लॉयड ही होते हैं। माइटोसिस के बाद सेल की जो वो नंबर है क्रोमोसोम की वो चेंज नहीं होते हैं। सो प्राइमरी स्पर्माटोसाइट के बाद इसके अंदर क्या आ जाएगा, मियोसिस आएगी। तरतीब याद रखना होगा, पहले माइटोसिस फिर क्या होगा, मियोसिस। जब मियोसिस आ जाएगी तो प्राइमरी स्पर्माटोसाइट चेंज हो जाएगी किसमें, सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट में। सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट क्या हो गया, हैप्लॉइड एन, क्योंकि इसमें क्या आया, मियोसिस आया। अच्छा ये भी सेल है, ये भी सेल है, तो सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट भी क्या है, ये भी सेल है। सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट, ठीक है, मियोसिस 1 हुआ ना यहां पर, दिस इज कॉल्ड मियोसिस 1 है जी। मियोसिस में तो 2 बार डिवाइड होता है, एक मियोसिस 1 है, एक मियोसिस 2 है। तो जब मियोसिस 1 होएगा उसका नाम सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट, और यहां पर फिर क्या होगा, मियोसिस 2 जब हो जाएगा तो उसका नाम होगा स्पर्माटिड। स्पर्माटिड अभी भी क्या है, गोल है। ये सेल क्या है, अभी भी गोल है। इसके ऊपर सर्टोली सेल, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सर्टोली सेल इसको खुराक देकर इस सर्टोली सेल को मुकम्मल तौर पर इसका शेप चेंज करेगा, इस तरह बनाएगा। स्पर्माटिड से इसका शेप इस तरह से हो जाएगा जिसका नाम है स्पर्म, और स्पर्म का हेड होता है, टेल होता है, ये फिर मूव करेगा अंडे की तरफ। सो पहला स्टेज था स्पर्माटोगोनियम और आखिरी स्टेज क्या है, स्पर्म। इन तमाम प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्माटोजेनेसिस। इसकी शुरुआत में 2 हार्मोन्स आए। पहला हार्मोन क्या है, FSH, दूसरा हार्मोन क्या है, LH। और ये सब प्रोसेस जो है ये आपके टेस्टिस के अंदर हो रहे हैं। टेस्टिस के अंदर स्पर्म कहां पर बनेंगे, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होंगे, और जो हार्मोन है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर होगा, ये आप याद रखिएगा। सो दैट इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट लेक्चर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे।